नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज फिर से मैं आपको हवेलियों के गढ़ में लेकर आ गया हूं जिसका नाम है नवलगढ़। और यहां पर ऐसी बहुत सारी हवेलियां हैं जिनको हम एक एक कर आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हम आए हैं 150 वर्ष पहले बनी हुई हरी राम खेड़वाल जी की हवेली में, जिसके बाहर का नज़ारा बहुत ज़्यादा उम्दा बना हुआ है। सबसे पहले आप इस नज़ारे को अपनी आंखों से देख लीजिए, जहाँ की जो फ्रेस्को चित्रकारिता है, जो यहाँ की ओपन आर्ट गैलरी जो बनी हुई है, वो आपकी आंखों और आपके मन को लुभा लेगी। दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो ज्ञानविक व्लॉग्स हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, जुड़ जाइए ताकि हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिल सके वहां पे। चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की वाली वीडियो बहुत अच्छे तरीके से शुरू। सबसे पहले मैं आपको इस हवेली के बाहरी दृश्य से रूबरू करवाता हूं। दोस्तों, हम इस हवेली के साइड वाले हिस्से को देखते हैं। नीचे वाले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो पहाड़ी पत्थर है वो दिखाई दे रहे हैं, और इस वाले हिस्से में जो इनका प्लास्टर होता है वो लगाया गया है, और बीच वाले हिस्से में कई कई जगह हम लोगों को ईंटें भी दिखाई देंगी। अब हम इसकी फ्रेस्को आर्ट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जो यहाँ पर नेचुरल तरीके से जो रंगों का इस्तेमाल किया गया था, उन रंगों को यहाँ भरा गया है। उसके साथ में बहुत बड़े बड़े चित्र इस दीवार के हर एक हिस्से पे बनाए गए हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जिस समय नवलगढ़ ये बसा और उसके बाद जब सेठों का यहाँ पर रहना सहना हुआ तो उन्होंने अपनी हवेलियों को बहुत बड़ा बनाया। और इस बड़ा बनाने के पीछे की दो वजह थी। एक तो था उनकी प्रतिस्पर्धा, और एक था उनके पास में सच में बहुत ज़्यादा पैसा था। तो इसी के बाद में जब आप देखेंगे, अपनी नज़रों को ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो खिड़कियाँ हैं वो दिखाई देंगी। तो इससे ये साफ साफ मालूम पड़ता है कि जो हवेली है, इसके जो अंदर के कमरे हैं बिल्कुल हवादार रहे होंगे, और अंदर के कमरों में किसी प्रकार की घुटन या गर्मी महसूस नहीं होती होगी। इन हवेली में दो तरह की बातों का ध्यान रखा जाता है। एक रखा जाता है कि गर्मी के समय में ये जो हवेलियां हैं वो ठंडी रहती थी, और ठंड के समय में गर्म रहती थी। उस चीज़ से तो रूबरू मैं करवाऊंगा आप लोगों को अंदर ले जाकर। थोड़ा मैं आपको आगे लेकर आता हूँ ताकि इसकी और जो चित्रकारिता है उससे भी आपको मैं थोड़ा संपर्क में ला सकूँ। ज़रा एक बार आप यहाँ पर देखिए, ये कृष्ण भगवान की जो लीला है उनको यहाँ पे दर्शाया गया है, और इधर राजा महाराजा दिखाए गए हैं। इस वाले हिस्से में भी राजा महाराजा और उनके हाथ में तलवार है। उस समय का जो पूरा एक अलग ही जो वातावरण था, उन चीज़ों को यहाँ पर दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। डिस्क्रिप्टिव और जो पोर्ट्रेट फ्रेस्को होती है उसको बाहरी हिस्से में आप देख सकते हैं। इनके जो ये छज्जे बनाए गए हैं, इन छज्जों पर भी बहुत अच्छे अच्छे चित्र यहाँ छापे गए हैं। तो उस समय के जो कारीगर थे ना, वो इन चीज़ों में इतने ज़्यादा निपुण हुआ करते थे कि अपनी बारीकियों में बिल्कुल भी कमियां नहीं छोड़ा करते थे। अब हम जाएंगे बिल्कुल इसके मुख्य प्रवेश द्वार पर, वहाँ पर भी इसकी कुछ बारीकियां हैं जो आपको दिखानी आज बाकी है। चलिए मेरे साथ। अंदर आने के बाद में इन दीवारों पर भी देखिए चित्रकारिता की गई है। तो इससे ना ये हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि इन हवेलियों में बहुत लंबे अरसे तक काम चलता होगा, क्योंकि एक चित्र को बनाने में भी कुछ दिन लगते हैं। और यहाँ तो पूरी की पूरी जो हवेली है उसके ऊपर बहुत सुंदर चित्रकारिता है। सामने की तरफ आपको ट्रेन का एक चित्र भी दिखाई दे रहा है। वैसे तो हमारे भारत के अंदर 19वीं शताब्दी के 1853-54 के समय में मुंबई से ठाणे की जो ट्रेन है वो चल चुकी थी, लेकिन बाकी लोगों को इसके बारे में नहीं पता था कि ट्रेन कैसी होती है, किस प्रकार से माल लेके जाते। तो इन व्यापारियों ने अपनी कोठियों में, अपनी हवेलियों में इन चीज़ों को दर्शाया, इन चीज़ों को दिखाया। कुछ विदेशी लोगों के चित्र भी बनवाए। और दोस्तों, ये जो कमरा आपको दिख रहा है, ये उन सेठों का व्यापार रूम होता था, बैठक रूम होता था, जिसमें क्या करते थे, जितने भी बाहर के व्यापारी आते थे, ईरान से आते थे, इराक से आते थे, मध्य एशिया से आते थे, यूरोप से आते थे, तो वो लोग यहीं पर उन सेठों के साथ में बातचीत करते थे, अपने व्यापार का मोल भाव किया करते थे। तो वो लोग यहीं बैठा करते थे। रोशनी के लिए बाहर इस प्रकार की जो खिड़कियां, इनसे नेचुरल लाइट अंदर आती है, तो यहाँ पर अंधेरा बिल्कुल नहीं होता था। और ऊपर वाले हिस्से में जब आप देखेंगे तो यहाँ वाले हिस्से में जो घर की महिला वगैरह होती थी वो इनके पीछे वाले हिस्से में रहती थी, क्योंकि पर्दा सिस्टम का ध्यान रखते थे। और यहाँ पर जो एक कक्ष आपको दिख रहा है, इसके अंदर वो अपनी पर्सनल मीटिंग किया करते थे, जो आज के समय में बंद है। और सबसे मेन बात, लाइटिंग के लिए जो इस प्रकार की कड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं छत के ऊपर, इन कड़ियों के अंदर लालटेन या उस समय की जो लाइटिंग होती थी वो टंगी रहती थी। उसका भी एक हम बिल्कुल आज लाइव एग्जांपल आपको दिखाएंगे कि कैसे होते थे वो। उसके लिए हमें थोड़ा हवेली के अंदर चलना पड़ेगा। आइए मेरे साथ आप।
अब आपकी नज़रों को मैंने इस पत्थर की कार्विंग्स पे लेके जाना चाहता हूँ। इस पत्थर को किसी मशीन के साथ में कार्व नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें हाथों से बनाई गई हैं। और ऐसा बताते कि जब सेठों ने यहाँ पर अपनी ये हवेलियाँ बनवाई तो रघुनाथगढ़ नामक एक स्थान है, वहाँ से इन पत्थरों को लाया गया था इन हवेलियों में लगवाने के लिए। यहाँ पर भी देखिए कितनी सुंदर चित्रकारिता की गई है। इसमें आपको डेकोरेटिव भी मिलेगा, जिसमें फूल, पत्तियाँ, गुलदस्ते वगैरह, इन चीज़ों को भी देखने का मौका आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और इसी के साथ में अपनी नज़रों को बिल्कुल ऊपरी हिस्से में लेके जाएंगे तो हर एक हिस्से पे आपको बहुत बेहतरीन शानदार चीज़ें दिखाई देंगी। अब मैं आपको कुछ इसकी जो विशेषता है वो इसके मुख्य जो द्वार है उस पे लेके जाऊंगा, वहां पे कुछ बातें बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, ये जो गेट बना हुआ है दोस्तों, ये टीक की लकड़ी का बना हुआ है और ये मंगवाए जाते थे वर्मा से, यानी कि वर्तमान के म्यांमार से। और ऊपर यहाँ पे जो किया गया है पीतल की कोटिंग है, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है, इसलिए इनको नुकीला बनाया गया है। यहाँ पर वर्क देखिए कितना बारीक किया गया है। ये पूरी एक ही लकड़ी हुआ करती थी, उसको बाद में तराशते थे, बनाते थे, उसके बाद में यहाँ पर ये डिजाइन में उकेरते थे। ऊपर वाले हिस्से में जो आपको चिड़िया दिखाई दे रही है दोस्तों, ये जोधपुरी स्टाइल का गेट है ये, क्योंकि बेसिक तरीके से इन हवेलियों में 3 गेट बने होते हैं, जोधपुर के, जयपुर के और जैसलमेर के। तो ये जोधपुरी स्टाइल है, इसलिए उसकी जो यहाँ पे कलाकृति दिख रही है। हर घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी होते थे, तो इसलिए गेट पर भी और उसके ऊपर भी गणेश जी का चित्र आपको मिलेगा। जो तोरण यहाँ पे लगे हुए हैं, जो लोहे के आप देख रहे हैं, इसकी बहुत अच्छी लोक मान्यता है, इसकी कहानियां भी हैं। शादी के समय में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है, डिजाइन बहुत अच्छे बने हुए हैं। अब हम जाएंगे इसके बिल्कुल मुख्य द्वार पर। और एक बात अंदर जाने से पहले आपको बताता हूं मैं, यहाँ पे जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, ये इसके नोरे में लेके जाता है। नोरा उस समय का एक ऐसा स्थान होता था जहाँ पे वो लोग अपना शौचालय वगैरह के लिए जाते थे, जहाँ पे वो अपने पशु पक्षियों को बांधते थे, उसे नोरा बोलते थे। अब हम चलते हैं इस हवेली के अंदर वाले हिस्से में। ये पौड़ी होती थी जहाँ पे हवेली के अंदर जाने से पहले अपने जूते चप्पल उतार देते थे। इस वाले हिस्से के अंदर वो अपना कुछ सामान वगैरह रखते होंगे। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, देख सकते हैं आप। और अब मैं आपको लेकर आऊँगा इस हवेली के बिल्कुल मेन हिस्से में, जिसको मेन चौक कहते हैं। यहाँ वाले हिस्से में तुलसी लगी रहती थी, जो घर की लेडीज़ होती थी वो उसकी सुबह शाम पूजा करती थी। यहाँ पर एक आला बना हुआ है जिसकी एक खासियत बनी हुई है, उसकी ना कुछ बारीकियाँ मैं बताता हूँ। इस आले से हम ना बाहर वाले हिस्से को तो बहुत बखूबी तरीके से देख सकते हैं कि मुख्य प्रवेश द्वार पे कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ वाले व्यक्ति की सीधी जो नज़रें वो यहाँ पे नहीं पड़ती थी। इसके पीछे की वजह है कि इस वाले हिस्से में, चौक में, जो घर के सदस्य थे, परिवार के सदस्य थे, वो रहा करते थे। और इसी प्रकार से जो ये वाले कक्ष होते थे, इनको बनाया जाता था, इनको रसोई रूम बनाया जाता था। इसे तिबारी बोलते हैं, डिनर हॉल बोलते हैं। जो खाना पीना वो यहीं पे खाया करते थे। ये उस समय के जीने हो गए हैं। और जहाँ पे भी तख्त लगा रखा है, इसे परिंदा बोलते हैं, यानी कि पानी वगैरह इसके अंदर रखा रहता था। और ये उनके रूम वगैरह हुआ करते थे जहाँ पर वो सेठ लोग रहते थे। तो आप पूरा इस कलाकृति को देख लीजिए, कितने बेहतरीन तरीके से इनकी दीवारों को भी अलग अलग रंगों से सजाया गया है। रंगों के लिए बेसिक तरीके से वो जो इस्तेमाल करते थे, नीले रंग के लिए इंडिगो का इस्तेमाल करते थे, पीले रंग के लिए, ऑरेंज कलर के लिए सैफ्रॉन, या फिर बाद के वक्त में उन्होंने इस्तेमाल किया टर्मरिक, हल्दी और गौमूत्र को मिक्स करके, और काले रंग के लिए काजल का इस्तेमाल करते थे। और जहाँ पे आपको सफ़ेद रंग की फिनिशिंग दिखाई देगी, वहाँ पर कोडी का और जो सीप होता है उसको पीस के उसका इस्तेमाल करते थे। मैं आपको दिखाता हूँ वर्तमान में जो परिंदा है वो कैसा दिखता है। आइए उसका थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ पास से मैं आपको। इस प्रकार का परिंदा हुआ करता था, जहाँ पे मटके वगैरह रखे रहते थे और पानी की व्यवस्था यहाँ पे घर के लोगों को होती थी। और जो बनियाओं का परिवार था ना, वो काफ़ी बड़ा, जिसे वर्तमान में हम जॉइंट फैमिली कहते हैं, तो इसलिए अपनी हवेली को काफ़ी बड़ा बनाया करते थे। और इस बात का विचार भी रखते थे कि इन फ्यूचर में अगर भाइयों के बीच में तकरार होता है तो उनको हिस्सा दे दिया जाएगा। इसलिए राइट और लेफ्ट वाले जितने भी हिस्से बिल्कुल सेम बनाए गए हैं। थोड़ी नज़रें हम इसके जो सेकंड फ्लोर है उस पर भी लेकर जाएंगे, जिसका नज़ारा बहुत अच्छा है। उस पर आज भी बिल्कुल वही कलर देखने को मिलते हैं जो 150 वर्ष पहले जब ये हवेली बनाई गई थी। तो ये कोई भी जो कलर है वो आर्टिफिशियल नहीं है, कोई भी जो कलर है उसको दोबारा से रिपेयर नहीं करवाया गया है। बिल्कुल जो इनकी ओरिजिनल पहचान है वो आज भी यहाँ पर बनी हुई है। अब मैं आपको इसके ऊपरी हिस्से में लेके जाऊंगा, वहां पर भी इसके कुछ जो कलर और उसके जो डेकोरेटिव डिजाइन हैं उनको मैं दिखाने वाला हूं। चलिए,
इसकी दूसरी मंजिल पर आने के बाद में मेरी जो नज़रें हैं इसके ऊपरी छत पे जा रही हैं और आप देखिए कि इस छत के ऊपर जो रंगों का इस्तेमाल किया गया है बिल्कुल स्मूथनेस यहाँ पर देखने को आज भी मिलती है और इसका जो कलर टेक्सचर है बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है इतने वर्षों के बाद भी। वरना वर्तमान की चीज़ें आप जानते ही हैं, महंगे से महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद भी उनकी जो पेंटिंग है, उनके जो कलर हैं बहुत जल्दी उतर जाते हैं। इसी प्रकार से दीवारों के इस वाले हिस्से में आप देख सकते हैं कि जो पूरे का पूरा गुलदस्ता बनाया गया है ये कितना ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। और इसी के साथ में मैं आपको यहाँ का एक कक्ष दिखाता हूँ जिस कक्ष के अंदर बहुत अच्छी चीजें रखी हुई हैं उस वक्त की। आइए जरा एक बार आप अंदर आइए, देखिए नेचुरल तरीके से जो रोशनी कितनी अच्छी है इस कमरे के अंदर। बाहर की सिर्फ खिड़कियां खुली हैं, बिना लाइटिंग के पूरे कमरे में बहुत अच्छी रोशनी की हुई है। ये सामने की तरफ जो पोर्ट्रेट बनाया गया है दोस्तों, ये जब यहाँ के सेठ लोग विदेश में जाते थे तो वहाँ की कोई बिल्डिंग देखते थे, इमारत देखते थे तो उसको देख के आने के बाद में अपनी इन हवेलियों में बनवा दिया करते थे ताकि इसकी पहचान, एक झलक यहाँ बनी रहे। और ऊपर वाले हिस्से में भी काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए गए हैं, फिनिशिंग इनकी बहुत बेहतरीन है। छत वाले हिस्से में देखिए इसका जो डेकोरेटिव डिज़ाइन है वो कितना शानदार बना हुआ है, एक एक चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर जो आपको लैंप दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये उन्हीं सेठों के समय का लैंप है और यहाँ पर वो लोग कैंडल वगैरह रखा करते थे ताकि कमरे में रात के वक्त में अच्छी रोशनी हो सके। और अब थोड़ी सी नज़रों को बैक में लेके जाएंगे हम लोग ताकि इस सामने वाले पूरे कक्ष को भी हम देख सकें कि क्या इसकी एक झलक है, क्या इसकी पहचान है। लेफ्ट में लेकर आइए अब आप। देखिए दीवार के हर एक हिस्से पे बहुत बेहतरीन डिज़ाइन, सेठों के उस समय के महल को अभी हम देखते हैं। अंदर आइए। सबसे पहले देखिए कि कितना बड़ा कमरा बना हुआ है ये, इसमें ऐसी पूरी गोल आर्च है, ये द्विछत्ती बना रखी है यहाँ पे ऊपर चढ़ के कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। और इसी तरह का जो एक पॉइंट है सामने की तरफ भी बना रखा है। इस मेन कमरे का क्या काम होता था मैं आपको बता दूं। जो सेठ होते थे ना, जो इस हवेली के मेन, वो यहाँ पर अपना विश्राम, जो उनका बेड होता था वो रखा होता था और इन खिड़कियों से डायरेक्ट बाहर वाले हिस्से को वो देखते थे। जो भी व्यापारी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कोई भी आता था तो यहाँ से उन पे निगरानी वो रखा करते थे। और अब थोड़ा सा हम यहाँ से बाहर की तरफ चलेंगे, आइए। तकरीबन 150 वर्ष पहले इटली से मंगवाए गए स्टोन चमकदार मिरर यहाँ पर लगे हुए आप देख सकते हैं। सामने वाले हिस्से में जितने भी चमकदार ग्लास जो लगाए गए हैं ये इटालियन स्टोन है दोस्तों। और इनकी जो खासियत वो ये है कि जितनी बार आप इनको साफ करेंगे कि चमक है वो और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो इन सेठों की क्या एक जो रियायत थी, जो इनका एक जो पद था उस समय पैसों के मामले में कितना ज़्यादा उच्च था, वो आप समझ सकते हैं इस पूरी हवेली को देखकर, इन हवेली में इस्तेमाल की गई विदेशी चीज़ों को देखकर। तो ये इस हवेली का बिल्कुल मुख्य द्वार के ऊपरी वाला हिस्सा है जो काफ़ी ज़्यादा शानदार बना हुआ है, काफ़ी महंगी चीज़ों के साथ में ये बनाया गया है। तो दोस्तों ये हवेली जो है ये नवलगढ़ में पड़ती है, राजस्थान की। यदि आप भी इन हवेलियों को घूमना चाहते हैं तो बस ट्रेन के माध्यम से अपनी खुद की गाड़ी में नवलगढ़ आ सकते हैं और नवलगढ़ को घूम सकते हैं, इन हवेलियों का मज़ा ले सकते हैं। इसी प्रकार के नए पॉइंट हम आपके सामने लेकर आएंगे नई वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।